हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी के मैथ की सीरीज़ की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बस आप इस सीरीज़ में अपनी नज़रें को जमाए रखिएगा और आज दोस्तों इस वीडियो को ओरली आप देखने का प्रयास कीजिएगा बिना कोई कॉपी कलम के। बस आप सिर्फ इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों मैथ की इस सीरीज़ में मैं जो आज क्वेश्चन लाया हूँ और जो भी मैं क्वेश्चन में लाऊँगा इस सीरीज़ में वो दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में दोस्तों पूछा गया है। मैं लगभग पिछले 1 से 1.5 महीना के पीछे मैं दोस्तों काम कर रहा था मैं और सारे क्वेश्चनों को मैं दोस्तों संग्रह कर रहा था कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसमें मैं दोस्तों रीजनिंग की भी क्वेश्चन को मैंने दोस्तों संग्रह किया और इसके साथ साथ मैथ के भी क्वेश्चन को संग्रह किया। रीजनिंग की क्वेश्चन को मैं लगभग दोस्तों 20 एपिसोड में उन सारे क्वेश्चनों को मैंने लाया और जो बचा है दोस्तों अभी मैं दोस्तों मैथ का इस सीरीज में उन सारे क्वेश्चनों को भी लाऊंगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 999 है। ठीक है, 999। अब बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाज्य है। अब इसे में क्या करेंगे, इसे 13 से भाग दे देंगे और जो शेषफल आएगा उस शेषफल को हम 999 में माइनस कर देंगे तो मेरा वो आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए हम इसे काटते हैं। 13 सत्ती कितना हो जाएगा मेरे भाई, 91। कितना बच जाएगा, 9 में से 1 तो 8 और 9 में से 9 तो 0। ठीक है, फिर उतार देंगे यहाँ पे 9, 13 छक 78 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 में से 8 तो 1 और 8 में से 7 तो 1। अर्थात अगर इस 999 में अगर हम 11 को माइनस कर देंगे तो जो संख्या मेरे पास प्राप्त होगा वह संख्या पूरी 13 से विभाज्य होगा और वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा। तो 999 में अगर हम 11 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 988। तो 988 दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये दोस्तों भिन्न वाला क्वेश्चन है। बोले कि 6/25, 4/45 और 3/35 का एलसीएम क्या होगा। दोस्तों ऐसे भिन्न वाले क्वेश्चनों का एलसीएम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि किसका क्या होता है दोस्तों, फार्मूला अंशों का एलसीएम। ठीक है, अंशों का एलसीएम होता है बट्टे में हरों का एचसीएफ होता है। हरों का एचसीएफ होता है। अब देखिए अंशों में दोस्तों कितना, 6, 4 और 3 है। ठीक है, तो 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा तो 12 होगा। कम से कम इतना तो निकालने के लिए आप सभी को आता ही होगा। ठीक है, और नीचे दोस्तों हर में क्या है, 25, 45 और 35। एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्या को विभाज्य कर सके। ठीक है, तो दोस्तों 25, 45 और 35 को विभाज्य करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5। 5 से बड़ा ऐसा कोई भी दोस्तों संख्या नहीं है जो 25, 45 और 35 को भाग करे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 12/5 हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इसे मिटाते हैं और हम लोग बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहे दोस्तों कि 2 संख्याओं का मासापा अर्थात 2 संख्याओं का एचसीएफ 6 है और अगर इसका एलसीएम 84 है। अगर एक संख्या 42 है तो दोस्तों दूसरी संख्या क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक फार्मूले की ज़रूरत होगी, आपको एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए मान के चलिए कि अगर एक संख्या दोस्तों ए है और अगर दूसरी संख्या बी है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एक संख्या कितना दिया हुआ मेरे भाई, 42। दूसरी संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है एलसीएम दोस्तों दिया हुआ 84 और एचसीएफ दिया हुआ 6। अब हम इससे काट पीट लेंगे। ठीक है, 42 दूनी 84 तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 छक 12। तो दोस्तों दूसरी संख्या क्या निकल कर आया, 12 निकल के आया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो प्रपोर्शन का। ये बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो इस ऐसे क्वेश्चनों को बनाने से पहले डरते हैं और लास्ट में सॉल्यूशन करते हैं। बिल्कुल भी आपको नहीं डरना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि एक बैग है जिसमें दोस्तों 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे की सिक्कों के दोस्तों सिक्के हैं। ठीक है, कितने कितने के सिक्के हैं? 25 पैसे के दोस्तों सिक्के हैं, ठीक है, 10 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के हैं। ये दोस्तों सिक्के का अनुपात कितना कितना में है? 25 पैसे के सिक्के एक अनुपात में है, 10 पैसे के सिक्के 2 अनुपात में है और दोस्तों 5 पैसे के सिक्के 3 अनुपात में। बोलता है कि टोटल अर्थात 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के टोटल जो मिलाकर वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है दोस्तों? 30 रुपया हो रही है। दोस्तों यहाँ पे पूरा वैल्यू दिए हुआ पैसा में, क्यों ना हम इस रुपये को पैसा में कन्वर्ट कर लें। आप सभी को दोस्तों मालूम है कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 30 रुपये में कितने पैसे होगा? हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 पैसा का अगर एक सिक्का होगा तो दोस्तों कुल कितना पैसा होगा? 25 पैसा होगा। अगर 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 पैसा। अगर 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 पैसा। अब हम इसे जोड़ देते हैं तो 25 और 20 45, 45 और 15 60, 60 दोस्तों यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, जबकि टोटल वैल्यू कितना है? 30 × 100 इतने पैसे हैं, ठीक है। अब हम इसे काट देंगे तो 30 दूनी 60, 2 50 से 100 अर्थात एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 50। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसका अनुपात में कितना दिया हुआ? 3 और एक अनुपात का वैल्यू कितना है? 50। तो टोटल दोस्तों 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? हम इसे 50 से मल्टीपल कर देंगे, दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 150। अर्थात 5 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है? 150 है। अगर पूछता कि 10 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है तो इस 50 को गुना कर देते 2 में। अगर पूछता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है तो इस 50 को मल्टीप्लाई कर देते 1 में, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। क्वेश्चन थोड़ी सी बड़ी है लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः 12,000 रुपये, 6,000 रुपये का निवेश करता है, ठीक है। उसके 8 महीने के बाद 15,000 रुपये की राशि के साथ पूंजी के साथ सी भी शामिल हो जाता है। तो बोलता है कि 33,600 रुपये के लाभ में से जो 2 वर्ष में हुआ दोस्तों सी का हिस्सा कितना है? देखिए ए है, बी है और सी है। ये दोस्तों निवेश, चलिए थोड़ा सा हम इसे डिस्टेंस में लिख देते हैं, ठीक है। ए कितने का निवेश करता है? 12,000 रुपये का। बी दोस्तों 6,000 रुपये का और सी दोस्तों 15,000 रुपये का निवेश करता है। वही है ना, 12,000, 6,000 और 15,000। देखिए टोटल बिजनेस चलता है 2 साल का, तो ए का जो पैसा मेरे भाई 12 महीना तक लगा रहा, बी का भी पैसा 12 महीना के लिए लगा रहा, लेकिन जो दोस्तों सी का पैसा है वो दोस्तों 8 महीने के बाद शामिल हुआ। सॉरी दोस्तों 24 महीना होगा ना, 2 साल है तो 24 महीना होगा, 2 साल है तो 24 महीना होगा, है ना। सी है इसके 8 महीने के बाद शामिल हुआ, अर्थात 24 में से हम 8 को माइनस कर देंगे तो इतना दिन तक सी का पूंजी निवेशित रहा। तो दोस्तों 24 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 महीना तक सी का पूंजी निवेशित रहा। चलिए हम इसे काटा पीटी कर लेते हैं दोस्तों। 3 0 से 3 0 सभी में चला जाएगा, है ना। चलिए हम इसे 4 से काटते हैं, ठीक है। देखिए 4 छक 24, 4 छक 24, 4 चक 16, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है। अब हम दोस्तों इसे काट देते हैं 3 से, 3 से 3 कट गया और 3 पचे 15। फाइनल मेरा रेशियो कितना बच गया? 12। रेशियो दोस्तों यहाँ पे कितना बच गया है? 6 और यहाँ पे दोस्तों कितना बच गया? 5 दूनी 10। हम इसे और भी शॉर्ट कर लेते हैं। 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 पचे 10। अब हम इसे दोस्तों, ये दोस्तों लाभ का रेशियो, ये लाभ का रेशियो, तो 6 3 9, 9 और 5 14, 14 मतलब इस ना रेशियो में लाभ हुआ, जबकि टोटल लाभ कितना हुआ है? 33,600। इस 33,600 में 14 से भाग दे देंगे, कितना इसमें बार में कटेगा?
14 दूनी 28, कितना बच जाएगा 5, और 14 चके 56, 2 जीरो का 2 जीरो दे देंगे। बोल रहा दोस्तों इस 33,600 रुपये के लाभ में से सी का लाभ कितना है। तो दोस्तों सी का अनुपात कितना आया हुआ मेरे भाई, 5 आया हुआ है। इस 2400 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 24 बचे 120 और 2 जीरो का 2 जीरो। तो इस 33,600 रुपये में से सी का हिस्सा कितना होगा, 12,000 रुपये होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे इरेज करते हैं और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई का। बोल रहा है कि 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपया होगा। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों मूलधन अर्थात प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपये दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ मेरे भाई, 10%। हमें ब्याज कितना गेन करने के लिए बोल रहा है मेरे भाई, अर्थात एसआई कितना गेन करने के लिए बोल रहा है, 1,500 रुपया। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने वर्षों तक निवेशित रहेगा 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ताकि हमें ब्याज के रूप में 1,500 रुपये मिले। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि एसआई का फार्मूला क्या होता है, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P/R/T में 100 होता है। एसआई कितना मेरा 1,500 होता है। ठीक है, पी मेरा कितना है मेरे भाई 5,000, आर दोस्तों 10% है और टी का वैल्यू हमें निकालना है बट्टे में 100 दे देंगे। देख लीजिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे दोस्तों 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 2 कट जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 5 3 15 अर्थात दोस्तों टी बराबर कितना वर्ष निकल गया, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको इतना बिल्कुल भी नहीं लिखना है, मुझे समझाना होता है इसलिए हमें इतना लिखना होता है। आपको एग्जाम में इतना ज़्यादा डेटा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, औसत का क्वेश्चन है। बोल रहे कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्याओं के गुणनफल का अंतर कितना है। दोस्तों अगर आप ऑप्शन को झांकिएगा एक बार तो आप अगर ऑप्शन नंबर बी में आइएगा, कितना दिया हुआ -3। ठीक है दोस्तों, अंतर कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी संख्या लगातार है, लगातार संख्या जो होती है दोस्तों और जो उसका औसत होता है उसकी दोस्तों बीच वाली संख्या हो जाती है। इसमें दोस्तों 5 लगातार संख्या है। कितनी लगातार संख्या है, 5 1 2 3 4 5। 5 लगातार संख्याओं का औसत इसकी बीच वाली संख्या हो जाती है मेरे भाई। तो इसका औसत कितना दिया हुआ है, 50। तो बीच वाली संख्या कितना हो गया, 50, और संख्या क्या है, लगातार है। तो इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 51। इसके नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 52। इसके पहले क्या होगा दोस्तों, 49, और इसके पहले क्या हो जाएगा, 48। तो हमें संख्या ज्ञात हो गई। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कितना है, 52 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 52। और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी संख्या कितना निकल के आ गया, 48। इन दोनों को दोस्तों हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 5 40 और 1 41, और 52 दूनी 104 दूनी 208। ठीक है, तो 6 9 4 2 24 96 आ गया। और अब आगे क्या बोलता है, तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या का गुणनफल। देखिए चतुर्थ संख्या कौन सा हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो चतुर्थ क्या गया, 51। और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना मेरे भाई, 49। इन संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 5 45, 51 दूनी 102, 102 दूनी 204,
तो 9 9 4 2। अब दोस्तों पूछ रहा है कि इस 2496 और 2499 के बीच में अंतर कितना का आएगा। तो आपको तो दिख ही रहा है, इसमें 3 का अंतर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। आपको दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट कॉन्सेप्ट आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बन सकता, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 24 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है इसकी आधार की लंबाई क्या होगा। दोस्तों आप सभी को मालूम हो गया होगा कि जिसमें ऊंचाई दे दिया हुआ है, आधार दे दिया हुआ है, तो ये कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। दोस्तों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। दोस्तों क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 456 दिया हुआ है, और 1/2 बेस दोस्तों पूछ रहा है हाइट कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है ना। अब इसे दोस्तों हम काट लेते हैं। ये दोस्तों 12 बार में कटेगा, और इस 12 से कितना बार में कटेगा, 12 3 36, 12 8 96। तो दोस्तों 38 जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इजी क्वेश्चन था, आपसे भी बन गया होगा क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन दोस्तों परसेंटेज की है। क्वेश्चन क्या है, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, ठीक है, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है। देखिए अगर 25% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/4। तो क्या बोल रहा है, ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है। किसका ऊंचाई कम है, ए का कम है। अगर बी का ऊंचाई 4 है तो ए का ऊंचाई कितना होगा, 1 कम होगा, कितना, 3 हो जाएगा। तो बोल रहा है तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना अधिक है। तो दोस्तों कितना आपको अधिक लग रहा है, 1 लग रहा है अधिक, कितना में, 3 में, इंटू 100%। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए तो 100% तो देंगे ना, तो 100/3% इक्वल टू 33.1/3% होगा। लेकिन ऑप्शन में अप्रोक्सीमेशन इसका 33% दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जिसमें आप थोड़ी सी परेशान हो सकते थे, लेकिन शायद आप परेशान नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। ठीक है दोस्तों, चाय के मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, 20% का। दोस्तों 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20/100 इक्वल टू 1/5। मान के चलिए कि अगर जैसे कि पहले और वर्तमान में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्या अगर इसका कीमत था 5, अगर इसका कीमत था 5, तो 20% की वृद्धि होकर इसका कीमत क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6। अब बोलता है कि हम इसके उपभोग में कितनी परसेंट की कमी करें। ठीक है, पहले होता था 5 खर्चा, अब खर्चा होने लगा कितना, 6। हमें कितना कमी करना होगा मेरे भाई, 1 कमी करना होगा हमको ना, कितना में, इस 6 में कमी करना होगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। दोस्तों 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, अर्थात अगर पहले चाय की कीमत 5 रुपये थी तो अब 5 रुपये से 1 रुपया उस चाय की कीमत बढ़ गई, कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि इस 6 रुपये में कितना कम कर दें ताकि उपभोग पर हमें अतिरिक्त व्यय ना करना पड़े। तो हम कितना कम करेंगे मेरे भाई, 1 कम करेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा। किस में कम किए, 1 हम 5 में किए कि 6 में किए, 6 में किए ना, तो बटा 6। और दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए इसे 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 100/6 कितना होता है मेरे भाई, ये 50 और ये 3, अर्थात 16.2/3% इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैं जो आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। बोलता है कि अगर x√12, ठीक है, x√12 बराबर 4 + x√3 है, तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि अगर ये दोनों बराबर है तो x का मान क्या आएगा। क्या दोस्तों हम इस √12 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 × 12। अब जब 2 की पेयर 2 है, ठीक है, एक पेयर में है, तो ये 2 हम बाहर निकाल देंगे और ये कितना बच जाएगा, √3 अंदर में बच जाएगा। तो हम इस √12 को 2√3 हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। तो x और 2√3 हम इसे लिख सकते हैं बराबर 4 + x√3 यहाँ पे एडजस्ट के 10 होगा। अब हम इसमें क्या करें, देखिए हम इसमें क्या ऐसा कॉमन लें। देखिए सबसे पहले हम इस संख्या को हम इधर लाते हैं और 4 को उधर ही रख देते हैं। x 2√3 - x√3 बराबर 4, हम ऐसा बिल्कुल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको इसमें क्या कॉमन लग रहा है, ठीक है, आपको देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, क्यों ना हम एक x को कॉमन लें। अब यहाँ पे दोस्तों 2√3 है और यहाँ पे 1√3 है, तो अगर 2√3 में 1√3 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे ओनली √3 बच जाएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे दोस्तों 2√3 है और यहाँ पे दोस्तों अगर हम इस x को कॉमन ले लिए, ठीक है, अगर हम इस x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो 1√3 हो गया, है ना। तो 2√3 में अगर 1√3 अगर माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बच जाएगा, = 4। तो x बराबर क्या जाएगा, 4/√3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शालीनता से इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा और 4/√3 इस क्वेश्चन का मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो ही आप मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा ऐसे ऐसे चैनल ना जाने कई यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, क्यों आप आइएगा इस मेरे चैनल में। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो का आप ज़रूर वेट कीजिएगा। अब दोस्तों बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए हुए आपका तैयारी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। जो भी भाई इस एग्ज़ाम में, चाहे तो कोई भी एग्ज़ाम में पास होते हैं, उन्हें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इसे दोस्तों एक सेक्शनल टेस्ट के रूप में आप ज़रूर देखें और आप इसे रोज़ रोज़ ज़रूर आप पढ़ें दोस्तों। आप ऐसी क्लासों का आप आनंद लें। मैं इसी बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। चलिए बाय बाय, थैंक यू।